Welcome back to the session. कैसे हैं आप लोग सभी? वेलकम वेलकम, फटाफट से ज्वाइन कर लो। आज हम देखेंगे लर्निंग के बारे में, टीचिंग के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो सभी। और अपने नाम ना, जैसे यहाँ पर मिस लर्नर लिखा है किसी ने, तो अपने नाम ना वही लिखो जो है, ताकि फिर आइडेंटिफाई करने में भी इजी रहे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, धीरे धीरे चीज़ें सेटल होंगी। नया प्लेटफॉर्म है, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं एक बार ज़रा फाइल अपलोड कर लेता हूँ। तो अभी आपको दिख रही है पीडीएफ, है ना? श्याम वाली दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो ठीक है। पेपर 1 में शायद रिकॉर्डेड देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग, तो रिकॉर्डेड से बेटर है कि अगर आप लाइव आ जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरह से लर्निंग यहाँ पर होती है, व्हाट आर द टाइप ऑफ लर्निंग, या क्या क्या चीज़ इसमें रहती हैं, इनको ज़रा देखते हैं अभी। एक मिनट। ओके, तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, देखो 3 मिनट हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं सेशन को। देखो, अभी हमने टीचिंग के बारे में बेसिक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी पिछले कुछ लेक्चर्स में। टीचिंग क्या है ना, किस तरीके से जो है टीचिंग यहाँ पर होती है। टीचिंग के यहाँ पर हमने मॉडल्स देखे कि भाई क्या क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है। लेवल्स हमने देखे टीचिंग के, ठीक है, मेमोरी लेवल से, अंडरस्टैंडिंग से लेके रिफ्लेक्टिव लेवल तक देखे हमने, ठीक है, हर्बर्ट मॉरिसन हंट ने वो दिए थे। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देखे, जो सबसे पहले ब्लूम की टेक्सोनॉमी हमने देखी, ठीक है, फिर हमने गगनी एंड ब्रिग्स की देखी, गगनी एंड ब्रिग्स की टेक्सोनॉमी देखी। इसके साथ साथ हमने डिस्कस करा मॉन्टेसरी और फ्रेबल, मॉन्टेसरी एंड फ्रेबल का जो यहाँ पर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है वो देखा, प्रिंसिपल्स देखे टीचिंग के। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी, है ना, बेसिक चीजें डिस्कस करी टीचिंग की, कि टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, बेसिकली एस्पेक्ट्स क्या है टीचिंग के, टीचर है, लर्नर है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है, एंड लॉट मोर थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, मैं एक बार जरा लिंक शेयर कर दूं सभी को। कुछ पूछ रहे हैं, पेपर 1 की क्लास होगी? एक सेकंड रुक जाओ। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है ऐसे। चलो कोई बात नहीं, जो लोग एक्टिव रहेंगे उनका फायदा है।
तो बात करते हैं, शुरू कर लेते हैं जी सेशन को, ताकि फिर हम लेट ना हो, जल्दी खत्म करेंगे। तो लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लर्निंग है क्या, इसमें कुछ और भी चीजें डिस्कस करेंगे हम। व्हाट लर्निंग इज बेसिकली, देखो लर्निंग, देखो टीचिंग हमने देख लिया कि भी हमने टीच करना, हमने चीजों को सिखाना है, समझाना है अलग अलग तरीकों से, वो आपका टीचिंग हो गया। नाउ व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग में हम क्या चीजें देखते हैं। देखो लर्निंग इज बेसिकली साइकोलॉजिकल इन नेचर, कि हम परसीव क्या करते हैं बेसिकली, हमारी जो हम परसीव जो करते हैं, हम जो बेसिकली एक्वायर करते हैं, हम आत्मसात जो चीजें करते हैं, वो हमारी लर्निंग में आती है। वो होता कैसे है, ये हमारा कॉन्शियस एक्टिविटी होती है, ये ठीक है, अवेकेंड एक्टिविटी होती है। इसको साइकोलॉजिकल इन नेचर कहा गया है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो लर्निंग है वो सारी की सारी यहाँ पर आती है। जो भी चीजें आप सीखते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पर आती है। एंड देयर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग। तो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं लर्निंग के बारे में क्या क्या कहा गया है, कि लर्निंग क्या होती है, इससे आप इत्तेफाक रख सकते हैं। सबसे पहली चीज है, देखो लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कि भाई कोई भी इंसान है, कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है, या कोई भी मतलब जीव है, या इसको अगर इंसान के या जानवर भी तो लर्न करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी होती हैं। तो लर्निंग क्या है जी, एक्सपीरियंस जो आप करते हो, चीजें जो आपने ऑब्जर्व करी, चीजें एक्सपीरियंस करी, गो थ्रू हुए आप किसी चीज के, और उसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया, दैट इज बेसिकली लर्निंग। ठीक है, एंड लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज। अब ये चीज हमेशा याद रखना, सारी चीजें लर्निंग के बारे में ही बात कर रही है कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन द कैपेसिटी टू परफॉर्म। आप पहले कोई चीज आपको नहीं आती थी, परफॉर्म नहीं कर पाते थे कोई चीज, फिर जब आपने सीखा उसके बाद आपकी कैपेसिटी डेवलप हुई। आपको पहले साइकिल चलाना नहीं आता था, फिर आपने सीखा और फिर आपने साइकिल चलाना सीख लिया। पहले आपको दो का टेबल नहीं आता था, फिर आपने लर्न किया और उसके बाद आपको वो आता है। या पहले कोई मैथमेटिक इक्वेशन आपको नहीं आती थी, फिर आपने लर्न किया और उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया, आपने एक्सपीरियंस करा उस चीज को, और फिर आपको वो चीज आ गई। मतलब आपके परफॉर्म करने की कैपेसिटी जब यहाँ पर चेंज हो जाती है, परमानेंट चेंज हो जाती है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। और वो कैपेसिटी टू परफॉर्म कैसे एक्वायर करते हैं आप, थ्रू एक्सपीरियंस। आप जितना एक्सपीरियंस करोगे चीजों को, उतना ज्यादा आप यहां पर क्या करोगे, लर्न करोगे। लर्निंग इज अ वे थ्रू विच ह्यूमन बीइंग्स एक्वायर्स न्यू स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज। ये सारी की सारी चीजें आप एक्वायर करते हैं कैसे, लर्निंग से। तो इसी, कोई भी चीज आपने सीखनी हो, कोई भी चीज आपने एक्वायर करनी, नई स्किल आपने सीखनी है ना, तो नॉलेज आपने गेन करनी है, एटीट्यूड्स आपने डेवलप करने हैं, वैल्यूज आपने लर्न करनी है, तो वो सारी सारी लर्निंग है। सीखना एक प्रोसेस होता है ये, और फाइनली इसकी आउटपुट क्या होती है, इसकी आउटपुट होती है आपका बिहेवियर चेंज। दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पर कुछ ऑथर्स भी हैं, कुछ डेफिनेशन स्कॉलर्स ने दी हुई हैं। जैसे गेट्स कहते हैं कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एक्सपीरियंस, कि भाई एक्सपीरियंस के थ्रू चेंज होता है जब बिहेवियर आपका, मॉडिफिकेशन होती है, वो लर्निंग है। स्किनर कहते हैं लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, कि आप बिहेवियर अडेप्ट कर देते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, जो कंटिन्यूसली जो है आप चेंज लाते रहते हैं अपने बिहेवियर में, वो आपका क्या है, लर्निंग है। क्रू एंड क्रू कहते हैं लर्निंग इन्वॉल्व द एक्विजिशन, एक्विजिशन होता है एक्वायर करना है, एक्विजिशन होता है एक तरह से एसिमिलेट करना, गेन करना। ठीक है, क्या, हैबिट्स, नॉलेज, मतलब डेवलप करना भी होता है एक्विजिशन बेसिकली। हैबिट्स डेवलप करते हैं, नॉलेज आप गेन करते हो, एटीट्यूड आप बेसिकली गेन करते हो या डेवलप करते हो, ये लर्निंग हो गया। वही चीज कह रहे हैं, सेम टू सेम कह रहे हैं। और लर्निंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज द परमानेंट चेंज इन द कैपेसिटी टू फॉर परफॉर्मेंस, जिसकी हमने लास्ट स्लाइड में भी बात करी थी। तो ये सारी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर कही हुई हैं, जो भी आपके स्कॉलर्स है, थिंकर्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इनको आपने ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ लर्निंग थ्योरीज देखें कि हम कैसे लर्न करते हैं। अलग अलग थ्योरीज में अलग अलग चीजें कही गई हैं। जैसे इससे यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ऐसे स्कॉलर्स हैं, ऐसे थिंकर्स हैं जो बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, जहां पर क्या कहते हैं, ये जो स्कूल, स्कूल का मतलब एक तरह से समझ लो कि पर्टिकुलर आइडियाज के आइडियाज कुछ लोगों ने दिए, उनका ग्रुप है, या सेम तरह की चीजें जिन्होंने कही, जहां पर बिहेवियरलिस्ट है। ठीक है, ये क्या कहते हैं जी, स्कूल ऑफ थॉट फोकस्ड मेनली अपॉन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एस्पेक्ट्स, यानी कि ऐसे एस्पेक्ट्स लर्निंग के जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो या मेजर कर सकते हो। मतलब
इट सेज दैट द लर्निंग इज नथिंग बट अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट प्रोसेस। मतलब आपने कोई एक्टिविटी करी, एक्टिविटी करने को दी और सामने से रिस्पॉन्स आया, आपने कुछ एक्ट किया और सामने से रिस्पॉन्स आया, उसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि हमने शुरू में भी देखा था, मैंने आपको बताया था कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है, कि आपने जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप क्या करते हो कोई एक्टिविटी करने को देते हो और वो रिस्पॉन्ड करते हैं उसके लिए होमवर्क दिया वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर होमवर्क को जो आपने करने को दिया। वही है कि स्टिमुलस आपने दिया एक्टिविटी परफॉर्म करने को और उसका रिस्पॉन्स आया। ये किसमें रहता है जी, आपका कौन सी लर्निंग होती है, बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है एंड दिस इज अ रिस्पॉन्स स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या करते हैं, जो ये रिस्पॉन्स आता है हमारा, को स्ट्रेंथन किया जाता है। स्ट्रेंथन करने का मतलब हो गया कि आपका जो रिस्पॉन्स, आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने को दी और उसने कैसे की, उसको और ज्यादा इंप्रूव करना है। कोई भी तरीका है जिसके तरीके से क्या है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको सीखने की कोशिश कर रहा है, उसको और ज्यादा इंप्रूव करना है, रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करना है और ज्यादा, ताकि अच्छे तरीके से वो लर्न कर सके। एग्जाम्पल देखते हैं जरा इसका। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, when a teacher asks students a question and student responds correctly, then teacher rewards the students by saying excellent or very good। ये PYQ में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट प्रोसेस क्या होता है, कि आपने किसी बच्चे को कोई काम करने को दिया, कुछ चीज लर्न करने को दी, उसने अच्छे से वो लर्न करी, उसने बहुत अच्छे से वो रिप्रोड्यूस भी करी आपके सामने, और उसके बाद टीचर उसको रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड देने का मतलब तुमने रीइंफोर्समेंट की बात करी थी, रीइंफोर्समेंट का मतलब है रिवॉर्ड देना। जैसे मैंने कल भी बात करी थी, उस स्टूडेंट को आपने रिवॉर्ड दिया और कहा एक्सीलेंट, वेरी गुड, यही कहने का मतलब आपने उसको प्रेज किया, आपने उसकी प्रशंसा की, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आपने कोई एक्टिविटी करने को दी, परफॉर्म करने को दी और सामने वाले ने बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करा, और फिर वो क्या है, लर्न करता है। जितनी अच्छे से वो यहाँ पर परफॉर्म करेगा, तो क्या करेगा, वो लर्निंग यहाँ पर करेगा बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर आता है कॉग्निविस्ट, सॉरी कॉग्नि जो कॉग्निटिविस्ट यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट है। कॉग्निशन, कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज एबिलिटीज यहाँ पर होती है, कॉग्निटिव मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू योर नॉलेज, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग आइडियाज। ठीक है, तो कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, कॉग्निशन से रिलेटेड है ये। जैसे हमने कल भी देखा था, ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, चाहे गॉगन ब्रिग्स की है, उसमें सारी चीजें हमने डिस्कस करी। तो दे बिलीव्ड दैट एवरी सब्जेक्ट हैज अ स्ट्रक्चर, इट इज नॉट वर्किंग, प्लीज इन्फॉर्म टेक्निकल। यहाँ पर कोई टेक्निकल टीम नहीं है अंजनी जी, क्या नहीं चल रहा है मुझे ये बताइए आप। अगर आप ऑडियो ऑडियो नहीं हो रहा है आपका, क्या ऑडियो की बात कर रहे हैं जी आप, क्या काम नहीं कर रहा है, काइंडली एक बार, आपने शायद कॉल भी किया, मैं बाद में फोन देखा, आपने शायद कॉल भी किया है, तो एक बार लिख दें जल्दी से कि क्या क्या वर्क नहीं कर रहा है, क्या आपको डिस्प्ले नहीं हो रही हैं चीजें, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से बताइए ना, फिर मैं आपको सॉर्ट आउट करता हूँ, कुछ चीजें बताता हूँ। चलो तब तक लिखो आप, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो। थोड़ा सा ना, हेलो सर। हाँ जी शीतल सर जी बहुत बताइए। स्पीड में बता रहे हैं आप, थोड़ा सा प्लीज सर। जहां पर समझ नहीं आ रहा है पूछो, बैक साइड कर दो, आप बताइए कौन सी चीज समझ नहीं आई। मैं आपको 3 बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, एक ही चीज को मैं 3 बार बता रहा हूँ, होपफुली तीसरी बार तो समझ आ ही रहा होगा। मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ ताकि 3-4 तरीके से बता सकूँ कि क्या चीजें हैं ये। मैं स्लो भी कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बताइए कौन सी चीज समझ नहीं आई। अंजनी जी को शायद सुनाई नहीं दे रहा है, या कोई बात नहीं है। देखो ये आपके एंड से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप ऑपरेट सही से नहीं कर पा रहे होंगे, शायद ये दिक्कत हो सकती है। तो चलो कोई बात नहीं। शीतल जी इसमें से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? ओके ओके सुमित, शीतल जी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं जी। कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट की हम बात कर रहे हैं।
कॉग्निटिविस्ट, कॉग्निशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब तो समझते हैं ना। देखो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें हमने यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। हमने कॉग्निटिविस्ट की बात भी करी, कॉग्निशन की बात भी हमने यहाँ पर करी है, अच्छे से करी हुई है, तो इसीलिए मैं थोड़ा आपको हो सकता है जल्दी बता रहा हूं। तो जहां समझ नहीं आएगा मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई आपने बताना है उस वक्त, ठीक है। तो कॉग्निटिविस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, कॉग्निटिविस्ट, तो ये कहते हैं, ये बिलीव करते हैं दैट एवरी सब्जेक्ट हैज ए स्ट्रक्चर, कि हर सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर नॉलेज अगर है तो इट इज बेसिकली रिलेटेड। तो टू लर्न बेटर, इस चीज को समझने के लिए या किसी चीज को समझने के लिए, बेटर तरीके से समझने के लिए, इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हर एक चीज, कोई भी नॉलेज हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो चीज समझ आएगी। एंड दे स्टेट दैट लर्निंग इज द एक्विजिशन, assimilation and accommodation of knowledge and skills in the cognitive structure। और ये कॉग्निटिविस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट, जो स्कॉलर्स हैं, जो ऑथर्स है, थिंकर्स, ये कहते हैं कि लर्निंग होती है ना, इसका मतलब होता है कि आप एक स्ट्रक्चर के तहत कोई भी नॉलेज, कोई भी स्किल, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले रहे हो, उसको आप एक्वायर कर रहे हो, उसको आप एसिमिलेट कर रहे हो। एक्वायर करना कि गेन कर रहे हो उसको आप, ठीक है। एसिमिलेट कर आत्मसात करना होता है उसको, आप मतलब एक तरह से गहरे लेवल में उसको समझ रहे हो, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसकी कर रहे हो। अकोमोडेशन कर रहे हो, अकोमोडेशन का मतलब कि उसको आप फिर रिटेन कर पा रहे हो, आप उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रख पा रहे हो, ठीक है। तो उन स्किल्स, उन नॉलेज और उन इंफॉर्मेशन के सेट को समझने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर के तौर पे यहां पर क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होगी आपकी, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई हर एक चीज में स्ट्रक्चर होगा, रेंडमली इंफॉर्मेशन नहीं लोगे आप, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में उसको बना के आप यहां पर लर्न करोगे। इसलिए उसको कॉग्निटिविस्ट कहा गया, कि आपने जो भी चीज लर्न करनी है वो एक लॉजिक के तहत लर्न करनी है, यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर जो है चीजें लर्न करनी है। तो इन स्कूल्स को आपने जस्ट देखना है कि भाई लर्निंग के थॉट्स क्या क्या है, कैसे कैसे जो है लर्निंग हो सकती है। फिर एक कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी आता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्ट करना क्या होता है, हिंदी वालों को थोड़ा बता रहा हूं। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है टू क्रिएट, बनाना कोई चीज, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, हाँ रचनावादी इसको हम कह सकते हैं। दे बिलीव दैट लर्निंग इज नॉट पैसिव, पैसिव होता है उदासीन एक तरह से, कि भाई इनडायरेक्टली लर्न नहीं हो रही है, लर्निंग पर्सनल होती है, डायरेक्टली लर्न आप यहां पर करते हो। आपको एक्टिवली इन्वॉल्व करना इंपॉर्टेंट यहां पर होता है, जो भी लर्नर होता है एक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी है, पर्सनल होती है लर्निंग। और एवरीवन कंस्ट्रक्ट्स, बनाता है, क्रिएट करता है क्या, हिज और हर ओन नॉलेज एंड स्किल्स एज ए रिजल्ट ऑफ अंडरगोइंग एक्सपीरियंस। कि भाई आपने कोई चीज एक्सपीरियंस करी, आप किसी चीज के गो थ्रू हो रहे हो, तो वहां पर आप अपनी अलग से नॉलेज बनाते हो, जो भी आपने चीजें एक्सपीरियंस करी उसके बेसिस पे खुद आप एक आइडिया कंस्ट्रक्ट यहां पर करते हैं, या अपनी नॉलेज बिल्ड, स्किल अपनी बिल्ड करते हैं, जो भी चीजें आपने एक्सपीरियंस करी। और द फोकस इज ऑन इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ पर होती है, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, जो आपने एक्सपीरियंसेस किए, जो आपने अनुभव किए, उस अनुभव के बेसिस पे ही आप क्या करोगे, लर्न करोगे। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनमें से बताइए कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में सही चीजें क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी डी ई से आ सकता है। इसमें कुछ चेंजेस करके जो है गलत आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है और आपको उसको आइडेंटिफाई करना सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सर फर्स्ट पॉइंट एक बार बता दो। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई जो लर्निंग है ना, लर्निंग इज नॉट पैसिव। दो चीजें हमारे पास होती है, एक होती है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। एक्टिव का मतलब कि एट प्रेजेंट आप वहां पर प्रेजेंट है, यानी सॉरी एट द टाइम ऑफ लर्निंग आप वहां पर प्रेजेंट है, तभी तो इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा गया। पैसिव का मतलब होता है कि जहां पर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। पैसिव का मतलब हो गया जहां पर बेसिकली आप प्रेजेंट ही नहीं है या इनडायरेक्टली लर्न कर रहे हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली लर्न कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट में, यानी कि आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कोई चीज कर रहे हो तभी आप लर्न कर रहे हो, और एक्सपीरियंस कर रहे हो तो मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व हो, पैसिव इन्वॉल्व नहीं होंगे आप यहाँ पर। पैसिव होता है एक तरह से इनडायरेक्ट या उदासीन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, निष्क्रिय, बिल्कुल।
तो उस तरह से नहीं होगा, आपको यू हैव टू बी एक्टिव ओवर देयर, आपको वहां पर एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे लर्न करना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहता है कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट। प्रिंसिपल जो लर्निंग के है ना, यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से यहाँ पर चीजें अंडरस्टैंड होंगी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में क्या है, देखो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में कि लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे यहाँ पर लर्निंग की जा सकती है, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहली चीज, कोई भी चीज सीखनी है, अब आप खुद सोचो ना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा एक टॉपिक है। जब आप लर्न करते हो, चीजें सीखते हो ना जब, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन होता है जुड़ना किसी चीज के साथ, है ना। तो यहाँ पर लिंकिंग विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि आपने कोई चीज सीखी या आप सीखना चाहते हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज कुछ ना कुछ होगी, आपको आपके पास एट प्रेजेंट कुछ ना कुछ नॉलेज तो है ही, आपके पास अभी कुछ ना कुछ नॉलेज है, ठीक है। तो उस नॉलेज के साथ आप लिंक करने की कोशिश करोगे जो नई नॉलेज आप सीखना चाहते हो, क्योंकि एट प्रेजेंट कुछ ना कुछ आपके पास नॉलेज होगी, चाहे आधी अधूरी जो मर्जी नॉलेज है, थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज है उसके साथ आप लिंक करने की कोशिश करोगे कि आप नई चीज सीखना चाहते हैं। पहली चीज तो ये। सेकेंडली, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू लर्न दैट, कि आप क्या लर्न करना चाहते हैं, क्यों लर्न करना चाहते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए आपके। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, कि आप एक्सपीरियंस करिए चीजों को, सेल्फ एक्टिविटी यहाँ पर करिए, खुद यहाँ पर चीजों को करिए, लर्निंग बाय डूइंग करिए, तब आप ज्यादा अच्छे से यहाँ पर सीख सकते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड, प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब यही है कि लर्न अगर आप कर रहे हो तो उसको एसोसिएट करना है आपने रिवॉर्ड के साथ, कि अगर मैं ये चीज लर्न करता हूं तो मुझे क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा अच्छे से आप लर्न यहां पर करोगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि भाई जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लर्न करोगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न, तो सीखने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल लर्निंग एबिलिटी, तो यहां पर ये होता है कि आप लर्न अगर कर रहे हो, आपके पास एक नहीं बहुत सारी एबिलिटीज होनी चाहिए लर्न करने के लिए, है ना। वेरिएबल लर्निंग एबिलिटी का मतलब हो गया कि भाई आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की एबिलिटीज होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को लर्न कर सकें। अब लर्न करने के तरीके भी आपके पास अलग अलग होने चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर्स, ये एक्सपोजर्स मेथड हो गया बेसिकली, कि एबिलिटीज तो आपके पास अलग अलग हैं, लेकिन तरीके, द वे यू आर लर्निंग, जो वेज होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो भी अलग अलग आपके पास होंगे। एक से ज्यादा मेथड अगर आपके पास लर्निंग के होंगे, कुछ हो सकता है आप लर्न करें लर्निंग बाय डूइंग, आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे लर्न कर रहे हो सकता है आप ऑब्जर्वेशन से लर्न कर रहे हो, दूसरों को देख के लर्न कर रहे हो, तो अलग अलग मेथड्स आपके पास लर्निंग के होने चाहिए, ठीक है जी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कि आपके पास एक थ्योरी है और उस थ्योरी के बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज को, यानी कि आपने एक थ्योरी, देखो फॉर एग्जांपल कोई चीज सीखते हो, कंप्यूटर कैसे सीखते हो, पहले आप थ्योरी पढ़ते हो कि कंप्यूटर में ये चीजें होती हैं, फिर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। तो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को साथ में लेके चलना है आपने, कि पहले आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए, और फिर उस थ्योरेटिकल नॉलेज को आप अप्लाई करें प्रैक्टिकली, वो भी एक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग होता है, जहां पर आप थ्योरी और प्रैक्टिस को साथ में लेके चलते हैं, कि पहले थ्योरी पढ़ो किसी चीज की, उसके बाद उस थ्योरी को अप्लाई करने की कोशिश करो सिचुएशन में, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है, कोई ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं है ये, लेकिन हाँ क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ पर जो बिल्कुल है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। कोई अगर प्रिंसिपल समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। टाइम से आ जाया करो भाई क्लास में। एबिलिटी, वेरिएबल लर्निंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं, कि आपके अंदर ना लर्निंग एबिलिटी अलग अलग होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। जो आपके पास लर्निंग एबिलिटीज हो सकती हैं अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं है कि भी एक ही लर्निंग एबिलिटी आपके अंदर है, एक ही तरह से आप समझो, वो ये दोनों लिंक्ड है। यहाँ पर मेथड्स की बात की गई, यहाँ एबिलिटीज की बात की गई है, अलग अलग होंगी लर्न करने की, तभी अलग अलग मेथड्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। तो आपको अपनी कैपेसिटी, अपनी जो कैपेबिलिटी, योग्यताएं हैं, वो बढ़ानी है लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका लर्निंग एबिलिटीज। वेरिएबल मतलब बहुत सर, सारी चेंज। सर हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल, ये वाला
बस ये भी इसी के आगे एक्सटेंशन है। मल्टीपल एक्सपोजर्स का मतलब होता है कि एक्सपोजर की जगह आप मेथड भी लिख सकते हैं कि आप जब भी कोई चीज लर्न कर रहे हैं तो एक मेथड से नहीं आ रहा तो दूसरे मेथड से सीख लो। जैसे कि मैंने कहा कोई चीज अगर आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हो, दूसरों को इमिटेट करके कॉपी करके सीख रहे हो सकता है ना आए तो लर्निंग बाय डूइंग कर लो। तो मल्टीपल मेथड्स का मतलब कि किसी एक मेथड से बेसिकली आप चीज सीख सकते हैं। अगर एक से नहीं हो रहा तो दूसरे से करो। हाँ जी, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको देख लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब लर्निंग मेथड्स हमने देखा कि भाई जैसे कि अभी मैंने चीजें बताई आपको, तो लर्निंग मेथड्स क्या हो सकते हैं, मतलब किन तरीकों से आप यहाँ पर लर्न कर सकते हो, उसके कुछ तरीके होते हैं ना, लर्निंग के भी कुछ तरीके होंगे। तो मैंने कल भी कुछ डिस्कस करा कुछ चीजों को। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है हाँ, मैथ्स वाला भी आप ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप लर्न कर रहे हो। तो लर्निंग मेथड्स की अगर बात करें, सबसे पहले इमिटेशन आता है, जिसकी मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं। कल भी बहुत सारा डिस्कशन इसके ऊपर हुआ कि इमिटेशन होता है कॉपिंग और फॉलोइंग सम एक्टिविटीज। कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ये कुछ कर रहा है, कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है, तो सामने वाला जो पर्टिकुलर पर्सन है ये भी इसको देख के जो है उसी तरह से डांस स्टेप्स करेगा। ये हो गया इमिटेशन। बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया, छोटे से बच्चे का, कि किड होता है छोटा सा, तो वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स को इमिटेट करता है, या कोई भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, अडल्ट होते हैं घर में, उनको क्या करता है, इमिटेट करता है। इमिटेट करने का मतलब क्या हो गया, कॉपी करना। अगर आप, जैसे फोन का एग्जांपल मैंने कल दिया था आपको, तो फोन अगर आप चला रहे हो उसके सामने, तो वो भी फोन चलाने की यहाँ पर कोशिश करेगा, वो बिल्कुल फोन मांगेगा आपसे, फैसिनेट हो जाएगा वो, ठीक है, और वो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो चिल्लाएगा। लेकिन अगर उसके सामने आप बुक पढ़ोगे, बुक, या उसके सामने होमवर्क करोगे, कुछ ऐसे चाहे नाटक भी करोगे होमवर्क करने का, तो वो होमवर्क करने की कोशिश करेगा। देखा होगा आपने बच्चा, जो एक बड़ा बच्चा होता है जो स्कूल में पढ़ता है, और उसके बाद एक छोटा बच्चा होता है जो शायद घर में होता है, 2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, तो वो क्या करता है, अपने भाई बहन को देख के कॉपी की डिमांड करता है, पेन की डिमांड करता है कि मुझे भी चाहिए, ठीक है। तो हालांकि जब उसको पता चलता है रियलिटी की पढ़ाई क्या होती है, फिर वो छोड़ देता है, ठीक है, तो वो अलग बात है बाद की, लेकिन शुरू में तो उसको चाहिए। इमिटेशन उसको कहते हैं। तो कॉपी करना और कुछ एक्टिविटीज को फॉलो करना, ये हो गया पहला मेथड। और सबसे आसान मेथड है कि किसी को देखो और करना शुरू कर दो उस काम को। जैसे आज की डेट में इंस्टा में रील चल रही है ना, बस कोई ये कॉन्सेप्ट पकड़ा और सबने बस वही काम करना शुरू कर दिया ना। पता नहीं कैसा कैसा टाइम अभी देखने को बाकी है। तो इमिटेशन उसको कहते हैं, कॉपी करना किसी चीज को। सेकंड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, आप इमिटेट तो कर ही रहे हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया कि आपको वो ऑब्जर्व कर रहा है, हर हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज को क्या है, ऑब्जर्व कर रहा है। इमिटेशन भी आपकी ऑब्जर्वेशन से ही होती है, लेकिन कई बार हम इमिटेशन फ्लो में भी कर देते हैं, तो ऑब्जर्व उतना ज्यादा करते नहीं। ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया कि आप डीप अंडरस्टैंड कर रहे हो सामने वाले के बिहेवियर को, ऑब्जर्व करना, ठीक है। बहुत मल्टीपल वेज में मल्टीपल टाइम्स उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो वही हो गया, लर्निंग बाय डूइंग। कोई चीज करके जब आप सीखते हैं वो आपका एक्सपीरियंस हो गया। फिर आता है टीचिंग। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग भी एक मेथड होता है आपको सिखाने का, ठीक है, तो टीचिंग भी एक मेथड आएगा, इससे भी आप सीख सकते हैं, ये भी लर्निंग मेथड ही है ना। फिर आता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल ट्रायल एंड एरर आता है जी। यूजिंग वेरियस ऑप्शंस व्हेन वन इज नॉट श्योर अबाउट सिंगल ऑप्शन। मतलब आप ट्राई करोगे, अगर गलती होगी तो फिर उसको जो है रिपीट करोगे, अलग मेथड यहां पर यूज करोगे। मतलब यूजिंग मल्टीपल मेथड्स, कि अच्छा ये काम नहीं किया दूसरा करो, ये काम नहीं किया तीसरा करो, ठीक। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो अ मेथड जिससे आप लर्न कर सकते हो। जैसे मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, फिर आपने क्वेश्चन करा, सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो वो भी एक तरीका होता है लर्न करने का। अगर मैं आपको कहूँगी जी नहीं क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं जी आप, बिल्कुल नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, फिर से सुनो, रिकॉर्डिंग सुनो, बस उससे समझो, तो वो एक तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भी आप क्वेश्चन करते हो तो वो भी लर्न करने का अच्छा तरीका होता है। कोई चीज समझ नहीं, फिर आपने क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से नहीं आया, तो उससे आपको लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं लर्न करने के किसी भी चीज को, ठीक है जी। फिर एक और कॉन्सेप्ट आपके पास आता है गाइस, इसको जरा समझना, ये आपके बहुत काम आएगा। क्या है जी? इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कई बार कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, इनको मैंने बताया आपको। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, एक और पर्टिकुलर पर्सन है, एक और 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 है, बहुत सारे हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस, एवरी पर्सन इज यूनिक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, एक रोइथलिस बर्जर नाम के व्यक्ति हैं, एल्टन के साथ काम किया उन्होंने, वो कहते हैं एवरी पर्सन इज यूनिक, कि हर एक पर्सन जो है यूनिक होता है, सबके पास अपनी अपनी एबिलिटीज होती हैं। जैसे आप यहाँ पर अगर जितने भी देख रहे हैं, आप लोग कभी कंपेयर मत करिए किसी के साथ भी अपने आप को, ठीक है। आप यूनिक है, सिंगल पीस ही भगवान ने आपको बनाया हुआ है, आपके साथ कोई नहीं है, ठीक है। आप अपने फिंगरप्रिंट्स चेक करवा लेना, अगर मिल जाए किसी एक व्यक्ति के साथ, 700 करोड़ लोग अगर यहाँ पर हैं इस दुनिया में, तो एक के साथ भी जो है आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होंगे, ठीक है। तो करियर कैसे मैच हो सकता है, या कोई आइडियाज है वो कैसे मैच हो सकता है, या आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी एबिलिटीज हैं, आपके अंदर बातें हैं, वो एक जैसी कैसे हो सकती है। तो सबके पास अपनी अपनी एबिलिटीज होती है, यही कह रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मैं भी टीचर, आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए कि जो लर्नर्स होते हैं उसमें बहुत सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं बहुत सारे एजेस में, लेकिन वो डिफरेंट भी होते हैं बहुत सारे तरीकों, ठीक है। तो टीचर को जानना ये जरूरी होता है कि कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। सभी स्टूडेंट्स जो आपके सेम नहीं है, सभी स्टूडेंट्स आपके, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके स्टूडेंट्स में कॉमन हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि उनमें डिफरेंसेस होंगे, और डिफरेंसेस इवन ज्यादा मतलब इवन दे विल बी मोर। ओनली देन टीचर विल बी एबल टू मीट स्टूडेंट्स नीड। अगर टीचर को पता होगा कि मेरे पास अगर 30 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो 30 स्टूडेंट्स जो होंगे उन 30 के 30 स्टूडेंट्स में सिमिलरिटीज हो सकती है कुछ है, लेकिन उनमें डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। तो इसीलिए टीचर को पता होना चाहिए जब कोई चीज पढ़ा रहा है वो, कि जो डिफरेंसेस हैं उनको ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाए, या उन डिफरेंसेस की वजह से पढ़ाई हैम्पर ना हो बच्चों की। तो देयर आर देयर आर मैनी डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स इन रिस्पेक्ट टू देयर एज। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एज है। अच्छा ठीक है, स्टूडेंट की एज है, तो क्या कहते हैं आपको सब स्टूडेंट्स सेम होगी क्या मंथ में भी? इवन कुछ तो ईयर्स में भी डिफरेंट करते हैं ना, वो ऑब्वियस सी बात है, एज डिफरेंट होती है। कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, सभी स्टूडेंट्स का सेम होता है? बिल्कुल नहीं, अलग अलग। हमारे तो हिमाचल की बात करें तो यहाँ तो हर 2 किलोमीटर में कल्चर चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा तो नहीं। एनवायरनमेंट हो गया, पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गया। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब कोई इंडिविजुअल है, कोई स्टूडेंट है, उसने पास्ट में कुछ चीजें पढ़ी हैं, कुछ चीजें नहीं पढ़ी, दूसरे कुछ चीजें पढ़ी हो, कुछ चीजें नहीं पढ़ी हो, या कुछ चीजें एक्सपीरियंस करा हो, कुछ चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी हो, किसी चीज के बारे में पता हो, किसी चीज के बारे में पता नहीं हो, अलग अलग चीजें हो सकती है। हाँ, फिजिकल, कुछ फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कुछ फिजिकली वीक हो सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेंटल मेंटल एबिलिटीज भी अलग अलग हो सकती हैं, कुछ स्लो हो सकते हैं यहाँ पर दिमागी तौर पे लर्न करने में, कुछ स्लो लर्नर जिनको हम कहते हैं, कुछ फास्ट लर्नर भी हो सकते हैं, कुछ की मेंटल एबिलिटीज ज्यादा हो, कुछ दिमाग बहुत तेज हो सकता है, कुछ का थोड़ा सा स्लो हो सकता है, कुछ का बिल्कुल भी स्लो हो सकता है। जिसका बिल्कुल भी स्लो दिमाग है उसको भी तो पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है ना, बीइंग अ टीचर। और इमोशनल मेकअप होता है जी, इमोशनली कितने स्ट्रांग है। कुछ लोग होते हैं इमोशनली बड़े स्ट्रांग, कुछ होते हैं इमोशनली बड़े वीक। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जिन मजाक उड़ाएंगे तो वो खुद भी हंस लेते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का मजाक उड़ा लिया जो इमोशनली वीक है, वो रो पड़ेंगे। गर्ल्स होगी चाहे बॉयज हो गए, कुछ हो सकता है, ठीक है। उनको क्लास में खड़ा कर दिया आपने, उनको कुछ नहीं आया, आपने कुछ पूछा और उनको नहीं आया, दे स्टार्ट वीपिंग, रोना शुरू करेंगे वो। कुछ ऐसे आपके पास ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे, आपने देखा होगा, बच्चे देख लो छोटे छोटे, होता है ऐसा। इमोशनल मेकअप सबका स्ट्रांग या वीक नहीं होता, अलग अलग होता है, किसी को इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। और यही सारी चीजें आपको बीइंग अ टीचर किसी भी क्लासरूम में ध्यान में रखनी होती है कि सब एक जैसे नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए किस से बात करनी है, आपको पता होना चाहिए किसका मजाक उड़ाना है, किसका नहीं उड़ाना है। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब फॉर फन, ठीक है। गोल्स अलग अलग हो सकते हैं स्टूडेंट्स के,
कुछ को यहाँ पर मैथ अच्छा लगता है, मैथ पढ़ना चाहता है आगे जाके, कुछ डॉक्टर बनना है, कुछ ने इंजीनियर बनना है, कुछ मतलब गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, वो भी डिफरेंस होता है। नीड, जरूरतें अलग अलग होती है। और भी बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे और भी यहाँ पर वेरिएबल हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आप डिफरेंस बता सकते हैं। ये मैंने एक चीजें ही यहाँ बताई हैं, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में आता है एवरी लर्नर में इंटरप्रेट द सेम लर्निंग इवेंट इन अ डिफरेंट वे। वही है कि जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं तो सामने वाले जैसे आप लोग हैं, आप उस चीज को अलग तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं, अलग तरीके से समझ सकते हैं, आपका तरीका समझने का अलग हो सकता है। सबको समझ आ गया इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर मेरे पास आता है एलिमेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग के एलिमेंट्स क्या है? देखो लर्निंग में क्या क्या चाहिए होगा, हमें लर्न करना चाहते हैं तो क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले कि लर्नर होना चाहिए, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है। तो द लर्नर मस्ट इंटरप्रेट द स्टिमुलस और एक्शंस और एक्टिविटीज, यानी कि लर्नर कैपेबल होना चाहिए कि जो भी उसको काम दिया गया है करने को वो करे, उस चीज को समझे, उस चीज को लर्नर होना चाहिए। दूसरा स्टिमुलस, स्टिमुलस होता है कोई भी एक्टिविटी जिसके लिए लर्नर को सेंसिटिव होना है, जिसके लिए लर्नर को क्या करना है जी, रिस्पॉन्ड करना है ना, वो हो गया आपका स्टिमुलस। कोई भी एक्टिविटी है ना करने को दी हो उसको। और तीसरा आता है इंटरनल कंडीशंस ऑफ द लर्नर। वही चीजें आती है कि लर्नर के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, जैसे वो उस काम को लेके क्या परसीव करता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, परसेप्शन क्या है, उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन से कितना ज्यादा या उसके पास नॉलेज कितनी ज्यादा है उस चीज के लेके, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है उसका। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि वो खुद को क्या समझता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि वो अपने बारे में क्या राय लेके चला हुआ है। सेल्फ परसेप्शन नहीं होगा, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि खुद को आप क्या यहाँ पर एक तरह से समझते हैं, आप अपनी नजरों में क्या हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। एटीट्यूड्स, बिहेवियर कैसा है उसका, पर्सपेक्टिव क्या है, नीड्स क्या है उसकी, मोटिव है, मतलब किन चीजों को लेके वो मोटिवेट होता है या किन चीजों को लेके वो काम कर रहा है, उसके गोल्स क्या है, इंटेलिजेंस कितनी है, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है लर्निंग में, उस पर्टिकुलर लर्निंग में उसने इससे पहले क्या सीखा हुआ है। तो इंटरनल कंडीशन में सारी चीजें कि अंदर के लर्नर के कितना नॉलेज है, क्या परसेप्शन लेके चला हुआ, खुद को क्या समझता है, अपने लिए क्या परसेप्शन है, या पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, इंटेलिजेंस कितनी है, और फाइनली रिस्पॉन्स, एनी रिएक्शन टू लर्निंग सिचुएशन। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए जी, लर्नर होना चाहिए। लर्नर की कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि स्टिमुलस कह दो उसको, ठीक है। फिर इंटरनल कंडीशंस क्या है, आंतरिक कुछ परिस्थितियां क्या है उस लर्नर की, कितना उसको आता है, नहीं आता है, दिमाग कितना है, इंटेलिजेंस कितनी है, पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, फाइनली वो रिस्पॉन्स क्या देता है, जो भी उसका जवाब होता है, ठीक है, यानी कि जो भी उसकी लर्निंग होती है, ठीक है। तो लर्नर, स्टिमुलस, इंटरनल कंडीशंस और रिस्पॉन्स, ये चार एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं लर्निंग के। अब लर्निंग होती कैसे, अब तो लर्निंग होती कैसे है इसको भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लर्निंग प्रोसेस में देखो सबसे पहले देयर आर वेरियस स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस। कौन कौन से हैं जी? देखो सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता है। अब इसको समझना जरा, लर्निंग कैसे होती है, क्या प्रोसीजर लर्न करने का, कोई भी चीज अगर आप लर्न कर रहे हो तो कैसे कर। पहले आता है रिसेप्शन, रिसीव करना कोई चीज, गेनिंग अटेंशन, मतलब ध्यान। सबसे पहले लर्नर का ध्यान होना चाहिए जिस भी चीज को सीख रहा है, गेनिंग अटेंशन। सेकेंडली एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्ट करना, अपेक्षा करना किससे, इन्फॉर्मिंग लर्नर्स अबाउट आउटकम द लर्निंग। और एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि अगर आप लर्नर है, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने इस चीज को पढ़ने के बाद क्या क्या लर्न करना है। तो मैंने आपको बताना है कि जैसे ही आप ये चीज पढ़ोगे तो आउटकम क्या आएगी, रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसका पहले ही जो है आपको एक्सपेक्टेशन बतानी है। ये चीज आप कर रहे हो, ये चीज पढ़ रहे हो, उससे हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि आप क्या सीखना, उसके बाद क्या सीखना जरूरी है आपको इस चीज को करने के बाद, आउटकम क्या आनी चाहिए। फिर रिट्रीवल टू वर्किंग मेमोरी, रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, कि भाई पहले पास्ट एक्सपीरियंस जो है
पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो आपका जो है क्या है उसको रिकॉल करिए आप, कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं उसके बारे में क्या आपको पहले से चीजें पता है या नहीं है, उसको रिकॉल करो अगर है पता तो। सेलेक्टिव परसेप्शन, डिस्प्लेइंग कंटेंट विद डिस्टिंक्ट फीचर। तो सेलेक्टिव परसेप्शन इसके बाद होगी, जो कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको मैंने एक डिस्टिंक्ट फीचर के साथ आपको बताना है, कि जो चीज मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखे वही चीज मैंने आपको वहां पर बताया है। कोई भी कंटेंट है डिस्टिंक्ट फीचर के साथ मैंने बताना है जो मैं चाहता हूं कि आप सीखें। फिर सीमेंटिंग कोडिंग आता है, लर्निंग गाइडेंस में आपको करूंगा। सीमेंटिंग होता है बेसिकली रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। तो सीमेंटिंग कोडिंग का मतलब हो गया कि भाई मैं आपको गाइड करूंगा लर्निंग के लिए, कि लर्निंग गाइडेंस आपको दूंगा भाई कैसे कैसे आप लर्न करना लैंग्वेज में, बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको कोड करके दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे आपको लर्न करना है। तो कैसे कैसे लर्न होता है जी, यहाँ कुछ और भी स्टेप आगे हैं। सबसे पहले रिसेप्शन, अटेंशन गेन करना। फिर एक्सपेक्टेंसी, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप ये करते हो तो आपको आउटकम क्या आएगी, लर्निंग आपने क्या क्या करनी है वो आपको पहले बताया जाता है। रिट्रीवल टू वर्किंग मेमोरी, की अगर आपने प्रायर नॉलेज कोई है आपके पास, एक्सपीरियंस है तो उसको रिकॉर्ड करिए। सेलेक्टिव परसेप्शन है डिस्प्ले करना कंटेंट जो भी आप सिखाना चाहते हैं डिस्टिंक्ट फीचर के साथ, जो भी आप बताना चाहते हैं वही बताएं। सीमेंटिंग कोडिंग करेंगे लैंग्वेज से, लर्निंग गाइडेंस बेसिकली आप देंगे लर्नर को कि किस तरीके से लर्न आपने करना है। फिर उसके बाद लर्नर रिस्पॉन्ड करेगा और आप कहेंगे लर्नर को कि आपको ये चीज सिखाई गई है तो परफॉर्म करिए, उसको रिप्रोड्यूस करिए, जो आपने सीखा है उसको रिप्रोड्यूस करिए, बताइए उसको क्या सीखा है, 2 का टोटल सीखा है बताइए उसको कितना सीखा आपने। फिर जब उसने रिस्पॉन्ड कर लिया फिर आप रीफोर्स करोगे उसको, वही है रीइंफोर्स, क्या हो गया रिवॉर्ड हो गया। वैसे रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड होता है, तो फीडबैक टू द लर्नर आएगा ये, कि आप रिवॉर्ड देंगे, चाहे यहाँ पर पुनिशमेंट हो सकता है कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप फीडबैक देंगे लर्नर को कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया गया था लर्निंग के लिए, आपने जब उसको रिप्रोड्यूस किया तो आपने क्या किया, सही किया या गलत किया, रिस्पॉन्ड आपने सही किया या गलत किया, उसके लिए रीइंफोर्समेंट या फीडबैक आप देंगे लर्नर को, सही या गलत जो भी उसने किया। फिर आएगा रिट्रीवल एंड रीइंफोर्समेंट अगेन, तो इसमें एडिशनल परफॉर्मेंस बाय लर्नर कंसिस्टिंग फीडबैक आल्सो। तो रिट्रीवल में क्या होगा कि भाई आपने जो उसको सिखाया वो तो सीखा ही, अगर एडिशनल परफॉर्मेंस उसने दी या एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें लर्न करी है उसके लिए भी उसको जो है बताना कि बताइए अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज भी सीखी है और उसमें भी फीडबैक आपने देना, ठीक है। और जनरलाइजेशन बाद में, मोर प्रैक्टिस ऑफ वेरिड प्रॉब्लम सो दैट द रिटेंशन कुड बी इंक्रीज्ड, वही चीज आपको क्या करना है अगेन एंड अगेन फॉर्म करवाने हैं स्टूडेंट से, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन उसकी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको चीजें याद हो, ज्यादा से ज्यादा वो चीजें लर्न करे, ठीक है। और अलग अलग प्रॉब्लम्स आपने और ज्यादा उसको प्रैक्टिस करवाना है। तो ये आपका प्रोसेस रहता है बेसिकली लर्निंग का, कि किस तरीके से कोई स्टूडेंट है वो लर्न कर, बिल्कुल सिंपल वे में उसको रिवाइज करोगे आप तो ये सारी चीजें को समझ आ जाएगी, वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है आपसे। ये होता है लर्निंग का प्रोसेस, कि कैसे कैसे आप यहाँ पर चीजें लर्न कर रहे हो। बताइए। ओके, अब क्या होता है यहाँ पर आपके सर पास सर रिट्राइवल और री इन्फोर्समेंट वाला एक बार फिर से बताएं। रिट्रीव करने का मतलब क्या होता है ना, रिट्रीव, इसको बोलते हैं रिट्रीवल। रिट्रीवल एंड इन्फोर्समेंट, रिट्रीवल का मतलब होता है कि अगर कोई चीज और रिट्रीव कर रहे हो, रिट्रीव करने का मतलब होता है एक तरह फिर से अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप प्रेजेंट कर रहे हो, अगर आपने कोई रिट्रीव करने का मतलब है कि आपने कोई और चीज गेन करी हो या एक्स्ट्रा लर्निंग करी हो या एडिशनल परफॉर्मेंस दी हो, वो भी अगर आपको बताना चाहिए कि मैंने एक्स्ट्रा भी लर्न करा हुआ है, वो आप बता सकते हैं, बच्चा आपको बता सकता है, और उसके लिए भी रीइंफोर्समेंट आपको देनी है। रीइंफोर्समेंट मतलब फीडबैक समझ लो यहाँ पर, कि अच्छा है बुरा क्या जो भी है ना, अच्छा है सही है गलत है, तो मतलब आपने एडिशनल परफॉर्मेंस अगर लर्नर दे रहा है उसमें भी फीडबैक देना है आपने, कि अच्छा मैंने आपको टेबल ही दिया था तो आपने 3 करा है, ठीक है, तो उसके भी ऊपर आपने फीडबैक देना है कि भाई सही है या गलत है, ठीक है।
रिट्रीव करना, किसी चीज को और ज्यादा गेन करना और उसको रिप्रोड्यूस करना एक तरह से। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, पीवाईक्यू क्वेश्चन आया यहां से। तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फीचर्स क्या है लर्नर्स के। सबसे पहले अगर हम देखें अलग तरीके के यहाँ पर फीचर्स हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आपके जो फीचर समझ लो यहाँ पर, ठीक है। सोसाइटी से रिलेटेड आपके कुछ फीचर्स होते हैं या कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो लर्नर होता है उसकी एज होती है कुछ, उसका कुछ मेच्योरिटी लेवल होता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है, एज अलग हो सकती है, उस एज पे मेच्योरिटी लेवल अलग हो सकता है। मेच्योरिटी का मतलब होता है जब आप यहाँ पर एक तरह से सही और गलत के बारे में ज्यादा जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब आपके पास एक्सपीरियंस इतना होता है कि सही और गलत के बारे में जब पता आपको होता है, या आपको पता है कि कौन से टाइम पे क्या चीज करनी है, दैट इज मेच्योरिटी। राइट टाइम है, राइट एक्टिविटी जब आप करते हो, दैट मीन्स यू आर मेच्योर इनफ। और किस कब, जब आपको ये पता होता है कि कब क्या नहीं करना है, ठीक, वो मेच्योरिटी लेवल। अलग डेफिनेशन होती है मेच्योरिटी। मोटिवेशन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, कि ये पर्सनल एक्टिविटीज पर्सनल प्रैक्टिस है आपकी सारी एक्चुअल हो सकती है कि मोटिवेशन क्या है आपका, एटीट्यूड क्या है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कि आप कितना ज्यादा मोटिवेशन रखते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, क्या आप इंटरेस्ट है उसमें नहीं है, या एटीट्यूड क्या है आपका उस सब्जेक्ट के तौर पे। पेपर 1 में बहुत सारे 10 के 10 सब्जेक्ट्स है, तो 10 के 10 सब्जेक्ट्स में आप इक्वली मोटिवेटेड नहीं है, या सही, क्या हम कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड सभी यूनिट्स के लिए आपका नहीं है। तो ये डिपेंड करते हैं, आपका पर्सनल बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होता है कि किस सब्जेक्ट को आपने कैसे पढ़ना है। तो आपकी पर्सनल आपकी कोई यहाँ पर हो सकता है एस्पिरेशन हो। एक्सपेक्टेशंस एंड वोकेशनल एस्पिरेशंस, कि भाई आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं खुद से, और वोकेशनल एस्पिरेशन होता है बेसिकली उम्मीद आपकी क्या है, ठीक है। वोकेशनल का मतलब प्रोफेशनल, कि भाई प्रोफेशनली आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को कितना आगे तक जाना चाहते हैं, प्रोफेशनली आप सब्जेक्ट के साथ कितना आगे जाना चाहते हैं, कितना आप उसको करियर ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को, या जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपकी लर्निंग। स्पेशल टैलेंट हो सकते हैं आपके अंदर, कुछ को मैथ्स अच्छे से आता है, कुछ को इंग्लिश अच्छे से आती है, कुछ को ड्राइंग बनाना यहाँ पर सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा आता है, टैलेंट्स हो सकते हैं ना। मैकेनिकल डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी बेसिकली आपका दक्षता, या हम कह सकते हैं निपुणता आपकी कितनी है मैकेनिकल, ठीक है, फिजिकली मैकेनिकली, या जो भी यहाँ चीजें हैं, तो आप कितना यहाँ पर दक्ष है किसी को करने, यानी कि स्किल्स आपके अंदर कितनी है, सिंपल अगर मैं कहूँ आपको। एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो अलग अलग एनवायरमेंटल, अलग अलग जो परिस्थितियां होती है काम करने की या सीखने की, उसमें आप काम कितना कर पाते हो, उसके लिए एबिलिटी आपके अंदर कितनी। तो ये कुछ अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं सबके, पर्सनल सोशल जो भी है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं लर्नर की, मैच्योरिटी लेवल कितना है, एज होती है, मोटिवेशन लेवल कितना है, एक्सपेक्टेशंस कितनी आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जिसको आप लर्न कर रहे हैं। स्पेशल टैलेंट्स हो सकते हैं, मैकेनिकल दक्षता स्किल्स हो सकती हैं, या एडेप्टेशन, या हम कहते हैं ना, होता है ना कि ढलना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लास्ट वाला पॉइंट यही कह रहा है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना ढल सकते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में आप कितना काम कर सकते हैं, जो वेरियस एनवायरमेंटल सेटिंग्स होती है ना, कंडीशंस होती हैं, उसमें आप कितना ढल सकते हैं, ये आता है आपका उसमें। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, और लर्निंग स्टाइल भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। अब लर्निंग स्टाइल में क्या है, देखो कि किस तरीके से लर्न कर। सबसे पहली चीज, फेल्डर और सिल्वरमैन दिया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिक थिंकर्स ने दिया हुआ है कि लर्निंग स्टाइल के बेसिस पे जो है कैसे कैसे लर्न किया जाता है किसी भी लर्नर के द्वारा। अब देखो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले विजुअल लर्निंग स्टाइल हो सकता है, विजुअल आपका, और कुछ चीजें देख के सीख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हो, और लर्न कर रहे हो चीजों को, तो ये तो विजुअल हो गया, देख देख के जब आप सीख रहे हो। फिर आता है ऑडिटरी, ऑडियो, या वर्ड्स और साउंड्स आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग एंड यू आर लर्निंग, सुन के आप सीख रहे हो। फिर आता है इंट्यूटिव, इंट्यूशन शब्द सुना है, इंट्यूशन, सिक्स सेंस का यहाँ पर शब्द है, सिक्स सेंस नाम की चीज जो यहाँ पर सिक्स सेंस की यहाँ पर जो चीज होती है,
ये थोड़ा पेन ही नहीं चल रहा है। सिक्स सेंस, सिक्स सेंस क्या होता है? जहां पर आपको आइडिया, कुछ इंट्यूशन आपको बेसिकली होती है, ठीक है। इनसाइट्स जिसको हम कहते हैं, गेस, अनुमान, अंदाजा लगाने में आप माहिर होते हैं। आपने कभी ऐसी चीजें आपको कभी कभी ऐसे आभास हो जाते हैं कि गलत होने वाला है, आपको कभी ऐसा आभास हो कि भाई ये होनी वाली चीजें, कुछ की सिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, कुछ वो कैप्चर कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, कुछ ऐसी वाइब्स आती हैं, हो सकता है मे बी, और उनको पता चल जाता है। तो ये इंट्यूटिव चीजें यहाँ पर हो सकता है जिससे आप सीख सकते हैं। इंट्यूशन आपको बता सकते हैं कि ये चीजें यहाँ पर है, आइडिया लगाते हैं आप चीजें। इंडक्टिव है, अब इंडक्टिव डिडक्टिव तो पता है आपको, खैर अभी तक हमने रिसर्च तो पढ़ा नहीं है। तो इंडक्टिव एक तरीका हो सकता है लर्न करने का। इंडक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम फैक्ट्स टू जनरलाइजेशन। आप कुछ फैक्ट, कुछ सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं और फिर जो है आप कोई जनरल चीज पर पहुंचते हैं, या कोई एक स्टेटमेंट आप देते हैं या एक थ्योरी बनाते हैं। ये ऐसी चीजें हैं। पहले फैक्ट देखे, सिचुएशन को एनालाइज किया, फिर आप जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर एक उसका उल्टा होता है डिडक्टिव, ये रिसर्च में भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च में इंडक्टिव डिडक्टिव भी होता है। फ्रॉम थ्योरी टू इंडिविजुअल फैक्ट, कि आपके पास कोई जनरल स्टेटमेंट है, जनरलाइजेशन थ्योरी आपके पास है, और फिर उस थ्योरी को आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पर, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। इंडिविजुअल बात कर रहे हैं कि भाई किसी एक सिचुएशन में उसको आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ लर्निंग स्टाइल्स होते हैं आपके, क्या विजुअली आप लर्न कर सकते हैं, ऑडिटरी आप लर्न कर सकते हैं, इंट्यूटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये सारी चीजें क्या है, लर्निंग स्टाइल्स में आती हैं। फेल्ट और सिल्वरमैन ने बेसिकली ये दी हुई है। तो इसके अलावा एक्टिवली भी आप लर्न कर सकते हैं। एक्टिवली का मतलब हो गया फिजिकली एंगेजमेंट आपकी है लर्निंग में, आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं किसी लर्निंग प्रोसेस में, टास्क में, और आप उसको सीख रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं एक्टिवली। यहां पर आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, आपकी पार्टिसिपेशन इज बेसिकली। सर एक बार इंडक्टिव और रिफ्लेक्टिवली, डिडक्टिव बताना। ये मैं लास्ट में बताता हूँ ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन बताता हूँ, सर्च के पे बताता हूँ टाइप्स के हिसाब से। रिफ्लेक्टिवली है, रिफ्लेक्टिवली का मतलब हो गया इंट्रोस्पेक्शन, कि आपने कोई चीज यहाँ पर सीखी, लर्न करी, कोई चीज आपने एक्वायर करी, यानी कि नॉलेज आपने एक्वायर करी, उस नॉलेज को आप क्या इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, उसको आप अंदर अपने क्या कर रहे हो, उसको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब होता है कि अपने अंदर उस चीज को क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, सही है गलत है, अपने अंदर वो चीज ऑब्जर्व किया सबसे पहले आपने, फिर उसको जब आपने अपने अंदर जो इंफॉर्मेशन आपने रखी, उस इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज कर रहे हो, सही है या गलत है, उसको सोच रहे हो। सीक्वेंशियली है, सीरीज ऑफ रिलेटेड स्टेप्स इन लर्निंग, कि आप सीक्वेंस का मतलब समझते हैं, सीक्वेंस, कोई चीज आप लर्न कर रहे हो ना, सीक्वेंस में कर रहे हो, मतलब स्टेप्स यहाँ पर आप फॉलो कर रहे हैं किसी चीज को लर्न के लिए, कि स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 से 4 है, स्टेप्स बने हुए लर्न करने के लिए, उसको आप स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हो लर्निंग के लिए। और ग्लोबली होलिस्टिक अप्रोच, यहाँ पर आप ओवरऑल सारी की सारी चीजों को एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। होलिस्टिक अप्रोच में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ रहे हो, हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, दीज आर द लर्निंग स्टाइल्स गिवन बाय फेल्डर एंड सिल्वरमैन, ठीक है, इनको देख लेना। इंडक्टिव डिडक्टिव आप पूछ रहे हो, इंडक्टिव और डिडक्टिव को अच्छे से मैं आपको बताता हूँ एक बार। देखो दो चीजें हमारे पास है, लेट मी जस्ट एक्सपैंड दिस। दो चीजें हमारे पास है, एक है इंडक्टिव, एक है डिडक्टिव। देखो मैं सिंपल आपको इसको बताता हूँ। इंडक्टिव जो होता है ना, इंडक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि आपने सबसे पहले कोई चीज ऑब्जर्व करी, उसके फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर बेसिकली कहीं से ली, ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व करने के बाद आपने किया, उसको जनरलाइज कर लिया, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी, आपने एक थ्योरी बना दी उस चीज की, और उस थ्योरी को आपने कहा कि ये सभी जगह इक्वली है एप्लीकेबल। ये हो गया इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब ही हो गया कि आपने ग्राउंड लेवल से कोई चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करी, फिर उसको सीखा। एक आता है डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब हो गया कि आपके पास ऑलरेडी कोई थ्योरी है, और उस थ्योरी को आपने क्या किया, टेस्ट किया, या हम कहें कि उस थ्योरी को आपने अप्लाई किया कहां पर, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और फिर देखा कि सही थी या गलत थी।
नॉलेज दो तरह से आप यहाँ पर ले सकते हैं, एक इंडक्टिव है जहां पर आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजें ग्राउंड लेवल में, डिडक्टिव हो गया जहां आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज पड़ी हुई है, थ्योरी पड़ी हुई है, उसको देखना है आपने कि सही है या गलत है, उसको अप्लाई कर दिया किसी सिचुएशन में। ठीक है, तो इसको हम रिसर्च में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जब टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे तो उसमें एग्जांपल के साथ आपको रिसर्च के उस पर अच्छे से बताऊंगा। ये फेल्डर और सिल्वरमैन ने यहाँ पर दी हुई, इतना बस आपको याद रखना है जो भी चीजें यहाँ पर दी हुई है इन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। इंडक्टिव का मतलब ये होता है कोई नई नॉलेज आप गेन कर रहे हो, नई नॉलेज गेन कर रहे हो आप, ठीक है, और डिडक्टिव का मतलब जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसको अप्लाई कर रहे हो आप किसी सिचुएशन में। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स, कि आप जब सुनते हो, जो आपकी लिसनिंग स्किल्स हैं, सुनने की जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, उसके बेसिस पे आप लर्नर किस तरह के हो सकते हैं। देखो सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग आप कर रहे हो, यहां से कोई आए हुए हैं एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग होती है लिसनिंग विद अ पर्पस, कि आप पर्पस कुछ सुनने का, अगर आप मुझे सुन रहे हो उसका कुछ पर्पस है, आप उसका पर्पस क्या हो सकता है कि आपने लर्न करना है जो भी मैं पढ़ रहा हूं, या आपने पेपर 1 क्लियर करना है अच्छे से, वो आपका पर्पस हो सकता है, वो एक्टिव लिसनिंग है। जो अच्छे से यहाँ पर सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग है, जो भी मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप सुन रहे हो उसको। फिर एम्पैथेटिक वैसे है, एम्पैथिक लिखा हुआ है यहाँ पर, एम्पैथेटिक भी हो सकता है, एम्पैथिक लिसनिंग, एम्पैथी है यहाँ पर, क्या है? एम्पैथी, सहानुभूति कहते हैं हिंदी में शायद। तो एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब हो गया अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। अब एम्पैथिक लिसनिंग होता है, एम्पैथी सिंपैथी दो तरह की चीजें होती है, एक होता है आपके पास सिंपैथी, सिंपैथी होता है, मैं इसको समझा देता हूं, एक होता है आपके पास सिंपैथी। तो सिंपैथी का मतलब होता है, जैसे सहानुभूति होती है, कि आप सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका दुख या दर्द कितना है, बट यू आर बेसिकली गिविंग सपोर्ट टू, आप सपोर्ट दे रहे हैं, आपको नहीं पता उसको कितना दुख है, लेकिन हाँ इतना पता है आप दुख है, उसको कितना दुख है ये नहीं पता है आपको, सिंपैथी रखते हैं जी आप। ठीक है, कि ठीक है जी आपको दुख हो रहा है, तो हमें दुख है, हमें पता है आपको दुख है, लेकिन कितना दुख है या कैसा आपको फील हो रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड, दैट इज सिंपैथी। आता है एम्पैथी, हमें पता है आपको दुख है, हमें यह भी पता है कि आपको कितना दुख है और कैसा आप फील कर रहे हैं, उसको एम्पैथी है, जहां यू आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, या हम कहेंगे फील कर पा रहे हो उनका जो भी दुख या दर्द है, वो एम्पैथी होता है। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब ये हुआ, हमें जो पर्सन है उसकी सिचुएशन रह के, उसकी स्थिति में रह के हम आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्सन क्या फील करके हमें ये चीज बता रहा है। एम्पैथी का मतलब कि जब आप सामने को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बेसिकली सामने वाला क्या कह रहा है। सिंपैथी तो सिंपल होता है कि अच्छा ठीक है भाई, आपको पता है उसको दुख या खुशी जो भी है उसको हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है आपको नहीं पता। लेकिन एम्पैथी में यू कैन रिलेट, क्योंकि एम्पैथी का मतलब आप कभी उस कंडीशन में आ चुके हैं, या आपने कभी वो परिस्थिति फेस करी हुई है, वो आपका एम्पैथी हो। ठीक है, उसके बाद आता है इवेल्युएटिव और क्रिटिकल लिसनिंग, इवेल्युएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग। तो लिसनर इवेल्युएट्स द एक्यूरेसी, मीनिंगफुलनेस एंड यूज ऑफ स्पीकर्स मैसेज। इवेल्युएटिव, यहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हैं, क्रिटिकल क्रिटिसिज्म यहाँ पर बेसिकली कर रहे हैं। तो मतलब जो लिसनर होगा, जो सुनने वाला होगा, वो देखेगा कि भाई सामने कितना एक्यूरेटली बोल रहा है, कितना मीनिंगफुल बोल रहा है, या फिर जो भी बोल रहा है, या स्पीकर का जो मैसेज है उसका यूज क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, वो इवेल्युएट कर रहा है उसको, क्रिटिकली उसको सुन के अच्छा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसकी कमियां देख रहा है। कहता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग, एप्रिशिएट, प्रशंसा करना, किसी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि भी सपोर्ट करना उसको, या हम कह सकते हैं कि उसको एनकरेज करना, अप्रिशिएट करना। लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट, लाइक सीकिंग फन, इमोशनल इंफॉर्मेशन, कि आप उसको एक अप्रिशिएट करें, अच्छा कि भी ठीक है सामने से कुछ बोल रहा है, यू आर एंजॉयिंग दैट, सामने कुछ भी बोल रहा है वो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप उसको क्रिटिसिज्म उसका नहीं कर रहे हैं, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उसको बेसिकली सुन रहे हैं अच्छे तरीके से जो भी सामने से बोल रहा है।
एनकरेज कर रहे हैं आप उनको, ठीक है जी आप बोलो वी आर लिसनिंग, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स कि लिसनिंग कितने तरीके से आप कर सकते हैं, ये भी तो लर्निंग हो रही है ना आपकी यहाँ पर कि एक्टिवली लिसनिंग कोई कर रहा है तो उसकी लर्निंग वैसे हो रही है, एम्पैथिक लिसनिंग कर रहा है, इवैल्यूएटिव लिसनिंग कर रहा है, अप्रिशिएबल या अप्रिशिएटिव लिसनिंग कर रहा है, तो उस तरीके से उसकी लर्निंग भी हो रही है जैसे वो सुन रहा है। तो ये है आपका लिसनिंग स्किल्स। फिर आता है आपका थिंकर स्टाइल, इसको भी थिंकिंग स्टाइल कि आप सोचते कैसे। लर्निंग आपकी थिंकिंग स्टाइल से भी होती है, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना सारा का सारा, ठीक है। थिंकिंग स्टाइल कैसा है आपका, सबसे पहले आता है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, ऐसे थिंकर जो रिफ्लेक्टिव होते हैं, यानी कि मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप कैसे सोच रहे हैं, आप रिफ्लेक्टिव तरीके से सोच रहे हैं। जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था ना जो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, हाँ हंट ने दिया था बेसिकली, तो रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन पास्ट एक्सपीरियंसेस। मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं और उस चीज से रिलेटेड कोई पास्ट में कोई हैपनिंग आपकी हुई है तो आप उसको रिलेट कर पा रहे हो, है ना। फिर आप पूछते हैं कि व्हाई दिस हैपेंड, या ऐसे क्यों हुई, हाउ दीज थिंग्स हैपेंड, है ना। तो ये सारी से व्हाई हाउ, ये जो सारी सारी चीजें आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना, एग्जामिन कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को आप अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग, जो मैं आपको बता रहा हूं आप रिलेट कर रहे हैं पास्ट में कि अच्छा मैंने पहले भी चीज पढ़ी थी तो यहाँ पर डिफरेंट है, वहां पर डिफरेंट या सेम है, कैसे ये चीज रिलेटेड है, या इस तरह के आप रिफ्लेक्टिव थिंकर, यानी कि आप एक तरह से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं डीप लेवल में, गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, आइडियाज जनरेट कर रहे हैं आप पर्टिकुलरली उस टॉपिक के लिए, तो ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो गई। फिर आता है क्रिएटिव थिंकर्स। क्रिएटिव थिंकर्स क्या हुए हैं, तो क्रिएटिव थिंकर्स हुए लाइक टू प्ले विद द न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पर भी ये क्या कहते हैं, व्हाई दीज थिंग्स हैपन, यहां पर नई इंफॉर्मेशन को आप जनरेट करने की कोशिश करेंगे, नई नॉलेज यहां पर जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और क्रिएट देयर ओन सॉल्यूशंस एंड शॉर्टकट्स, यहां पर खुद के सॉल्यूशंस और शॉर्टकट्स बेसिकली वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो रिफ्लेक्टिव थिंकर्स और क्रिएटिव थिंकर्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। रिफ्लेक्टिव थिंकर्स में दे आर बेसिकली कनेक्टिंग द डॉट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ, और क्रिएटिव में क्या है, वो नई चीजें यहां पर बेसिकली क्या है, क्रिएट कर रहे हैं, नई इंफॉर्मेशन को बेसिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल थिंकर आते हैं हमारे पास। तो प्रैक्टिकल थिंकर्स कौन होते हैं, ऑलवेज लुक्स फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक लॉजिक देखेंगे जी। यहां पर ये प्रैक्टिकल थिंकर्स क्या करेंगे, लॉजिक देखेंगे भाई जो भी चीजें हो रही है क्यों हो रही है, एंड सीक द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू देयर वर्क, और देखेंगे कि भाई सबसे इजी तरीके से अपना काम कैसे किया जाए। Always try to apply the new skills to their jobs or other interest, यानी कि नए नए स्किल्स बेसिकली अप्लाई करने की वो कोशिश करेंगे जो भी लर्नर्स यहाँ पर जो प्रैक्टिकल थिंकर्स होंगे, क्योंकि इनके पास हमेशा लॉजिक रहेगा या साइंटिफिक तरीके से ये कोशिश करेंगे यहाँ पर किसी भी काम को करने के लिए, ज्यादा रिलाई करेंगे ये प्रैक्टिकल थिंकर्स। फिर कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स, इस पे फोकस करना है आपने, कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हैं। तो एक्सेप्ट न्यू इंफॉर्मेशन ओनली आफ्टर सीइंग द होल कॉन्सेप्ट। अब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बता दिया और कॉन्सेप्चुअल थिंकर क्या करेंगे, आपकी बात मान लेंगे, सुन लेंगे और वो मान लेंगे जी ऐसा ही, बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी नई इंफॉर्मेशन वो सीख करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, पहले पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बेसिकली देखेंगे कि मामला क्या है, मैटर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, और दे विल वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, और यहां पर वो देखना चाहते हैं कि कैसे कोई चीज हो रही है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, पूरा पूरा टॉपिक है उसको सबसे पहले वो खंगाल देंगे पूरा पूरा कि भी क्या उसमें है, उसके बाद उस पर्टिकुलर नई इंफॉर्मेशन को वो गेन करेंगे, एंड दे विल लर्न द कॉन्सेप्ट्स that are presented but also want to know the related concepts that may not have been included, कि कोई कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने पढ़ा या चाहा, लेकिन उससे रिलेटेड भी अगर कोई और कॉन्सेप्ट भी हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी वो पढ़ने या सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि बस जो कॉन्सेप्ट आपने बताया वही वो यहाँ पर सीखेंगे, उसके अलावा रिलेटेड चीजें भी अगर उससे कोई हैं तो वो उसको भी यहाँ पर क्या है, लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कुछ थिंकर होते हैं जिनके स्टाइल, जो थिंकर्स बेसिकली आपके रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, तो होपफुली ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ
आ गई होंगी। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है ज्यादा लगे, इसको कर लेना आज, जितना भी है करेंगे आज फिलहाल, फिर कल देखेंगे फिर कि एडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं, यूथ लर्नर्स क्या होते हैं। ये PYQs में भी आया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आराम से करेंगे। तो सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि भी ज्यादा हो गया है, मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। तो हमने पढ़ा जी सबसे पहले लर्निंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, ठीक। तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हमने देखे, बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट देखा, जहां पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं लर्निंग प्रोसेस को। और फिर हमने कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट देखा, जहां पर कह रहे हैं कि भी हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, स्टेप बाय स्टेप आप समझते हैं चीजों को। और कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जहां पर आप क्रिएट करते हैं चीजों को। कंस्ट्रक्टिविस्ट जहां पर लर्निंग बाय डूइंग आप करते हो, काम करके आप सीखते हो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, है ना। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल्स देखे हमने कुछ लर्निंग के, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे सारे देख लेना इनको। और लर्निंग मेथड्स हमने देखे कि कैसे कैसे लर्न किया जा सकता है चीजों को, इमिटेशन बताया उसमें, ऑब्जर्वेशन बताया, एक्सपीरियंस बताया, टीचिंग, ट्रायल एंड एरर यहाँ पर था, आपका क्वेश्चनिंग भी एक तरीका होता है सीखने का। और इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये PYQ में आया हुआ है क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से इसको पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखें आप। उसके बाद एलिमेंट्स क्या है लर्नर की, कि भी लर्नर होना चाहिए, स्टिमुलस होना चाहिए, इंटरनल कंडीशन जो लर्नर की होती है वो समझ आनी चाहिए, और रिस्पॉन्स जो लर्नर यहाँ पर देता है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस में सारी चीजें हमने देखी, इन स्टेप्स को जरूर देखें आप। और लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग तरीके से हमने देखी कि पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट के बेसिस पे कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लर्निंग स्टाइल फेल्डर सिल्वरमैन ने यहाँ पर दिए, इनको जरूर याद रखिएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स जो है, जब आप सुनते हैं तो कैसे कैसे एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, एम्पैथिक लिसनिंग, एक एक पॉइंट भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या होती है एम्पैथिक लिसनिंग, क्या होता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग, क्या होता है एक्टिव लिसनिंग, ये पूछा जा सकता है। रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, थिंकिंग स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं ना, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स हैं, क्रिएटिव थिंकर्स हैं आपके, या प्रैक्टिकल थिंकर्स आपके रहेंगे यहाँ पर, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल थिंकर यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पर पूरा पूरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो ये क्या रहेगा आपका कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स में। बाकी फिर इसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और रिवीजन पे फोकस रखना है जरूर, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। तो मॉर्निंग का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। खैर ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें, इसमें ज्यादा आपको बस थोड़ा बहुत, अगर कहीं थिंकर्स ने कुछ चीजें कही हैं, स्कॉलर्स ने कुछ चीजें कही हैं, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। कम्युनिकेशन तो और भी ज्यादा ईजी है। तो मॉर्निंग का अगर आप 1 से 1.5 घंटा या 1 आवर भी देते हैं रिवीजन के लिए, आज की डेट जस्ट गो थ्रू होना है पीडीएफ्स के, है ना, तो अगर वो आप कर पाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 घंटा ही बहुत है अगर मॉर्निंग में आप दे देते हो, लेकिन पढ़ना जरूर, रिवाइज तो जरूर करना है जी। कल सुबह का टाइम है, और सुबह सुबह रिवीजन करना जरूरी है। 6 to 8 अगर आप रिवीजन में दें, या 6 to 7 अगर आप रिवीजन में दें, सुबह का टाइम बहुत जरूरी है। अगर कोई रिवाइज नहीं कर रहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने का, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। रिवीजन जरूरी है, जितना आप अभी कंटेंट करें उससे 10 गुना ज्यादा रिवीजन है इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। मिलते हैं कल फिर आपसे, इसके आगे कल करते हैं, ठीक है। रमजान आ रहा है, देखो स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं अशरफ जी, तो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो 6 PM वाली क्लास तो नहीं हो सकती है जी। तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, आप क्या ही कर सकते हैं, बाकी समझ नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, और क्या कर सकते हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स फिर एम्पर हो जाएंगे ना, सबका ही होता तब तो कर भी लेता, तो मेरे पास भी एक्चुअली टाइम नहीं है ये वाला ना, तो आई हैव आल्सो सम एंगेजमेंट्स इन यूनिवर्सिटी। तो कोशिश ये करना कि अगर समझ ना आए तो पूछना जरूर, ऐसे नहीं करना कि अगर समझ नहीं आया तो पूछना नहीं, पूछना जरूर, ठीक है। तो इतना कर सकते हैं आपके लिए। सो सी यू टुमारो गाइस, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, पढ़ते रहो।